जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज ट्रिक्स में। साथियों, आज हम लोग 5 दिसंबर 2023 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे और रोज़ की तरह ही ये एनालिसिस जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच स्टेट इज मेंशन्ड एज द फर्स्ट टू एक्सपीरियंस वाइट लंग सिंड्रोम आउटब्रेक। तो किस स्टेट ने पहली बार एक्सपीरियंस किया है वाइट लंग सिंड्रोम आउटब्रेक। ठीक है, वाइट लंग सिंड्रोम आउटब्रेक किस स्टेट ने एक्सपीरियंस किया है पहली बार, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है कैलिफोर्निया, सेकेंड ऑप्शन है ओहायो, थर्ड ऑप्शन है टेक्सास और फोर्थ ऑप्शन है न्यूयॉर्क। इन चारों में से कहाँ पे वाइट लंग सिंड्रोम देखने को मिला है, आपको ये बताना है। और आपके ऑप्शंस आपने देख लिए और इसका सही आंसर है साथियों ओहायो, ऑप्शन बी ओहायो। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने रिपोर्ट किया है अभी वाइट लंग सिंड्रोम आउटब्रेक। ठीक है, जो कि निमोनिया लाइक इलनेस है, मेनली अफेक्टिंग चिल्ड्रेन। ठीक है, ये क्या है, वाइट लंग सिंड्रोम है जो कि निमोनिया लाइक इलनेस है और जो बच्चों में ज़्यादा देखी जा रही है। ठीक है, सबसे पहला स्टेट रिपोर्ट करने वाला वाइट लंग सिंड्रोम को वो था ओहायो। ठीक है, ओहायो। आपको याद रखना है कि यूएस में ये जो है वाइट लंग सिंड्रोम आउटब्रेक विटनेस किया गया है। तो याद रखिएगा, यूएस में ओहायो एक स्टेट है यूएस का, वहाँ पे वाइट लंग सिंड्रोम जो है वहाँ पे आउटब्रेक जो है वहाँ पे विटनेस किया जा रहा है। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा कहाँ पे वाइट लंग सिंड्रोम, तो यूनाइटेड स्टेट्स के ओहायो स्टेट में। ठीक है, जो कि निमोनिया लाइक इलनेस है और मेनली बच्चों को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा वाइट लंग सिंड्रोम कहाँ पे है, तो यूएस में। ठीक है, वाइट लंग सिंड्रोम जो है देखा जा रहा है यूएस में देखा जा रहा है। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, इसमें ट्रिक बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक दो बार पढ़ेंगे आराम से खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो वाइट लंग सिंड्रोम है वो कहाँ हो रहा है, तो यूएस में देखा जा रहा है वाइट लंग सिंड्रोम। और अगर आपसे बहुत स्पेसिफिक पूछ लिया जाएगा तो याद रखिएगा ओहायो जो है वो पहला स्टेट है जिसने ये एक्सपीरियंस किया है वाइट लंग सिंड्रोम। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आफ्टर द ईजिंग ऑफ यूएस सैंक्शंस फ्रॉम विच नेशन इज इंडिया प्लानिंग टू रिज्यूम परचेज ऑफ क्रूड ऑयल। तो यूएस सैंक्शंस के हटने के बाद इंडिया किस कंट्री से क्रूड ऑयल परचेज करने का रिजम्पशन कर रहा है, आपको ये बताना है। इंडिया फिर से किस कंट्री से ऑयल खरीदेगा यूएस सैंक्शंस हटने के बाद। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, सेकेंड ऑप्शन है रशिया, थर्ड ऑप्शन है वेनेजुएला और फोर्थ ऑप्शन है ईरान। इन चारों में से किससे यूएस सैंक्शंस हट गए हैं और अब इंडिया वहाँ से ऑयल खरीदेगा। तो साथियों इसका सही आंसर है वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला पे जो है यूएस सैंक्शंस हट चुके हैं, जिसकी वजह से अब इंडिया ने रिज्यूम किया है वेनेजुएलन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो है आराम से वहाँ से क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स आ सकते हैं इंडिया में। ठीक है, थ्रू इंटरमीडियरीज पोस्ट यूएस सैंक्शंस ईज। ठीक है, तो यूएस ने अपने सैंक्शंस ईज किए हैं जिसके चलते अब इंडिया जो है वेनेजुएलन ऑयल आराम से खरीद सकती है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। ध्यान दीजिएगा, वेनेजुएला से अब ये ऑयल खरीदा जाएगा। ठीक है, वेनेजुएला से ये ऑयल खरीदा जाएगा अब। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, who has recently been confirmed for third term as president of Madagascar by constitutional court। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ मेडागास्कर ने किसको अप्रूव किया है प्रेसिडेंट फॉर अ थर्ड टर्म। ठीक है, तीसरे काल के लिए किसको मडागास्कर का जो है राष्ट्रपति घोषित किया गया है वहाँ की संवैधानिक अदालत द्वारा। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एंड्री रजोलिना, सेकेंड ऑप्शन है हैरी राज नो मरिपियाना, थर्ड ऑप्शन है मार्क रावलोमनाना और लास्ट ऑप्शन है डिडियर रैट्स। इन चारों में से किसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ मेडागास्कर ने अप्रूव किया है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। तो साथियों इसको याद रखना है और इसका सही आंसर है एंड्री रजोलिना जी को। ठीक है, एंड्री रजोलिना साहब हैं, इनको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने मेडागास्कर की अप्रूव किया है फॉर अ थर्ड टर्म एज प्रेसिडेंट। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे, याद रखेंगे ड्राई कार। ठीक है, ड्राई कार। ठीक है, कार से क्या है साथियों, ये ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। कार से क्या है, मडागास्कर। ठीक है, लास्ट में कार है, तो कार कैसी है, तो कार ड्राई है। ठीक है, एंड्राई। ठीक है, एंड्राई रेजिलिना। ठीक है, एंड्राई रेजिलिना जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने जिनको अप्रूव किया है एज प्रेसिडेंट फॉर मेडागास्कर। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ मेडागास्कर। ठीक है साथियों, याद ध्यान रखिएगा ड्राई
कार, ठीक है। ये ट्रिक है याद रखने के लिए, ये वाले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ड्राई कार, कार से क्या याद रखेंगे, कार से याद रखेंगे मदागास्कर, और ड्राई से याद रखेंगे एंड्राई रेजुलिना, ठीक है, एंड्राई रेजुलिना। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने ओके कर दिया है फॉर अ थर्ड टर्म एज प्रेसिडेंट ऑफ मेडागास्कर, ठीक है। कैपिटल क्या है मेडागास्कर की, तो अनंत नारिविनो है यहाँ की कैपिटल, अनंत नारिविनो। और जो यहाँ पे करेंसी है वो है मैलगसे अरायरी, ठीक है, मैलगसे अरायरी यहाँ की करेंसी है, और कैपिटल जो है वो है अनंत नारिवो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये भी चीज़, ताकि अगर कहीं भी ये मैच द फॉलोइंग आ जाता है तो आपको एटलीस्ट आइडिया रहे, फेंट आइडिया रहे कि मेडागास्कर की कैपिटल क्या है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, what is the proposed model that the private sector investment lab is focusing on to attract investment, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब का प्रपोज मॉडल क्या है टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। इसके बारे में अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो साथियों आप पहले ये बताइए कि क्या प्रपोज मॉडल है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब का, ताकि जो है निवेश जो है अट्रैक्ट किए जा सके, इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट किए जा सके। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इन्वेस्ट एंड होल्ड, सेकेंड ऑप्शन है बाय एंड होल्ड, थर्ड ऑप्शन है ओरिजिनेट टू डिस्ट्रीब्यूट, और फोर्थ ऑप्शन है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन चारों में से किस मॉडल को प्रपोज किया गया है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब द्वारा टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स, तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी, ठीक है। ओरिजिनेट टू डिस्ट्रीब्यूट जो है ये मॉडल प्रपोज किया गया है, ठीक है। तो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक अजय बांगा साहब ने बोला है कि जो है क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा जिसके लिए जो है क्लाइमेट फाइनेंसिंग और जो क्लाइमेट एफर्ट्स हैं उनको पुश दिया जा सके, ठीक है। और ये इनोवेटिव अप्रोच क्या होगा, दिस इनोवेटिव अप्रोच विल बी लेड बाय प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब which focuses on creating model of originate to distribute to attract substantial investments from deep pocketed investors for climate related प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो अजय बांगा साहब ने बोला है कि जो है क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए, जो क्लाइमेट एफर्ट्स के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए जो है इन्वेस्टमेंट आएगा कैसे, ओरिजिनेट टू डिस्ट्रीब्यूट मॉडल से, ठीक है। इसको कौन लाएगा, तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब जो है इसको इस मॉडल को स्पीयरहेड करेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो मॉडल दिया गया है ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक का मॉडल है, या ये कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब का ये मॉडल है ओरिजिनेट टू डिस्ट्रीब्यूट। ये किस लिए होगा, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए, ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए ये होगा, ठीक है साथियों ध्यान दीजिएगा, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए, ठीक है। ये स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव किसका है, तो ये स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव जो है अजय बांगा साहब ने आउटलाइन किया है, ये प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब का है, ठीक है साथियों। ध्यान दीजिएगा क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए ये मॉडल आया है ओरिजिनेट टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। किसने लाया है ये, तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब ने, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशंस डिड इंडिया चूज नॉट टू साइन। तो COP28 आप जान रहे हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्लाइमेट समिट कहाँ हो रही है, तो दुबई में हो रही है। अभी हम लोग ने इसके बारे में 2-3 दिन पहले ही करंट अफेयर में बात कर रखी है, ठीक है। तो COP28 साथियों कहाँ हो रही है, तो COP28 जो हो रही है वो दुबई यूनाइटेड अरब अमीराट्स की कैपिटल दुबई में हो रही है, ठीक है। तो आपको बताना है वहाँ पे इंडिया ने किस डिक्लेरेशन को नहीं साइन किया है, आपको ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशंस डिड इंडिया चूज नॉट टू साइन। आपके ऑप्शंस हैं COP28 डिक्लेरेशन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, सेकेंड ऑप्शन है डिक्लेरेशन ऑन जेंडर इक्वालिटी, थर्ड ऑप्शन है डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, और फोर्थ ऑप्शन है डिक्लेरेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। तो इनमें से किस डिक्लेरेशन में इंडिया ने साइन नहीं किया है COP28 में, तो साथियों इसका सही आंसर है डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, ठीक है। तो इंडिया जो है डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ से एब्सेंटी पार्टिसिपेंट हुई है, मतलब एब्सेंट हो गई है, उन्होंने इस पे साइन नहीं किया है, इस पे कंसेंट अपनी नहीं रखी है, ठीक है। तो इन्होंने क्यों नहीं रखी है, क्योंकि इंडिया अभी एप्रीहेंसिव है, या इंडिया अभी संशय में है कि इसकी प्रैक्टिकलिटी कितनी होगी, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट ऑन हेल्थ क्या बोलता है कि जो है ग्रीन हाउस एमिशंस जो है रिड्यूस किए जाए, ठीक है। किस सेक्टर में, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर से भी ग्रीन हाउस गैस जो है वो रिड्यूस किए जाए। तो अभी इंडिया को पता नहीं है, इंडिया संशय में है, इंडिया डाउट में है कि इसकी प्रैक्टिकलिटी और अचीवेबिलिटी कैसे होगी ऑफ रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फॉर कूलिंग विद इन इट्स हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का, उसमें अभी कैसे कैसे करके क्या क्या चीज़ें करके
जो है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस किया जा सकता है। इसलिए इंडिया ने ये डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ पे साइन नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि अभी इंडिया को पता नहीं है कि उसकी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट कितनी है या कैसी चीज़ें होंगी, कितना पैसा लगेगा, कितनी फाइनेंसिंग लगेगी जिसके अंतर्गत ग्रीन हाउस एमिशन जो है रिड्यूस किए जा सकेंगे। इसलिए जो है इंडिया ने रिफ्रेन किया है फ्रॉम एंडोर्सिंग एंड साइनिंग COP28 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, ठीक है साथियों। तो ध्यान दीजिएगा, क्लाइमेट और हेल्थ वाले डिक्लेरेशन पे इंडिया ने साइन नहीं किया है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, when did India achieve a 33% reduction in its GDP emission intensity exceeding its target, ठीक है। तो इंडिया ने कब अचीव कर लिया अपना 33% रिडक्शन इन इट्स GDP एमिशन इंटेंसिटी, ठीक है। तो 33% जो है कमी कब आई है GDP एमिशंस में, कार्बन उत्सर्जन में इंडिया में, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2019 में, सेकेंड ऑप्शन है 2020 में, थर्ड ऑप्शन है 2015 में, या फोर्थ ऑप्शन है 2005 में। तो 33% रिडक्शन GDP एमिशन इंटेंसिटी में कब हुआ था, कब विटनेस किया गया है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है 2019 में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ बातें लिखी हुई हैं। इंडिया है सक्सेसफुली स्लैश्ड इट्स GDP एमिशन इंटेंसिटी बाय 33%। तो जो इंडिया की GDP एमिशन इंटेंसिटी है वो रिड्यूस हो गई है बाय 33% बिटवीन 2005 एंड 2019। तो 2019 में ये अचीव कर लिया गया था, टारगेट 11 साल से पहले। इंडिया का टारगेट था कि 2030 के अंदर, बाय 2030 इंडिया विल अचीव 33% रिडक्शन इन GDP एमिशन इंटेंसिटी, जो कि 11 साल पहले ही 2019 में प्राप्त कर लिया गया था। 33% जो रिडक्शन है ये कब हासिल कर लिया गया था, तो 2019 में ही हासिल कर लिया गया था, ठीक है। किस रिपोर्ट के अनुसार, थर्ड नेशनल कम्युनिकेशन टू यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में एक गवर्नमेंट रिपोर्ट थी जिन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था कि इंडिया ने जो अपना, इंडिया का जो वादा था 30% रिडक्शन GDP 33% ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन बाय 2030, वो इंडिया ने कब हासिल कर लिया था, तो वो इंडिया ने 2019 में ही हासिल कर लिया था, 11 साल पहले टारगेट से, ठीक है। तो याद रखना है आपको, 33% रिडक्शन कब हासिल कर लिया गया है, तो 2019 में ही कर लिया गया है, ठीक है। 2019 में ही कर लिया गया है। कितने कितने के बीच में, कितने से कितने के बीच में, 2005 से 2019 के बीच में ये टारगेट जो है हासिल कर लिया गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 33% रिडक्शन विटनेस किया गया है बिटवीन 2005 एंड 2019। तो 2019 में आते ही 33% जो रिडक्शन हुआ था वो हमारा टारगेट अचीव हो गया था उसी समय, ठीक है, जो कि हमें अचीव करना था 2030 में, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए साथियों, यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं। तो इंडिया क्रिएटेड एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 1.97 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द सेम पीरियड। द कंट्री इज ऑन ट्रैक टू अचीव अ टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग GDP एमिशन इंटेंसिटी बाय 45% बाय 2030 कंपेयर टू 2005 लेवल्स, ठीक है। तो 33% ऑलरेडी रिड्यूस कर लिया है कंपेयर टू 2005 लेवल्स पे, ठीक है। सेक्टर वाइज एनालिसिस देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस में रिड्यूस किया गया है, उसके बाद एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड प्रोडक्ट यूज़, और फिर वेस्ट, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस मतलब जो ह्यूमन मेड एमिशंस होते हैं, जैसे वो हो गए अपने पर्सनल व्हीकल्स हो गए, ये सब हो गया, तो ये एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस होते हैं, ठीक है साथियों। चलिए आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, LIC के गवर्नेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो क्या सिग्निफिकेंट अपडेट आया है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से इन इट्स गवर्नेंस स्ट्रक्चर, आपको ये बताना है, ठीक है। व्हाट सिग्निफिकेंट अपडेट हैज़ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अनाउंस्ड इन इट्स गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर को लेकर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC ने क्या अपडेट जारी किया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मर्जर विद अनदर इंश्योरेंस कंपनी, सेकेंड ऑप्शन है एक्सपेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, थर्ड ऑप्शन है एडिशन ऑफ शेयर होल्डर्स डायरेक्टर टू इट्स बोर्ड, और लास्ट ऑप्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया है आपको ये बताना है, क्या इनमें से क्या होने वाला है आपको ये बताना है, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एडिशन ऑफ शेयर होल्डर्स डायरेक्टर टू इट्स बोर्ड, ठीक है। तो शेयर होल्डर के डायरेक्टर होंगे अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, ठीक है। तो ये LIC ने बोला है कि अब उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें एक डायरेक्टर होंगे जो शेयर होल्डर के डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो उन्होंने ये अपडेट दी है,
ठीक है, न्यू फ्रेमवर्क फॉर एडिशन ऑफ अ शेयर होल्डर्स डायरेक्टर टू इट्स बोर्ड, यही है। ठीक है, यही जो है ये सिग्निफिकेंट अपडेट है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि LIC ने क्या अपडेट दिया है, तो याद रखिएगा शेयर होल्डर्स डायरेक्टर टू इट्स बोर्ड। तो अब जो बोर्ड है उसमें शेयर होल्डर्स डायरेक्टर भी होंगे। ठीक है, उनसे जुड़ी बातें अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पे देखिए उसको भी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दे दिया गया है ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक रिटेन रहें। ठीक है, तो आपको बताना है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ शेयर होल्डर्स डायरेक्टर इन LIC एज पर LIC रेगुलेशंस 2023। तो आपको गलत स्टेटमेंट फाइंड करना है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ शेयर होल्डर्स डायरेक्टर इन LIC। ठीक है, LIC में शेयर होल्डर डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट और टेन्योर से लेके आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है द इलेक्शन फॉर शेयर होल्डर्स डायरेक्टर इज इनिशिएटेड अपॉन अ रिक्वेस्ट फ्रॉम नॉट लेस देन 1000 शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स विचएवर इज हायर। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है आपके लिए। सेकंड ऑप्शन है शेयर होल्डर्स डायरेक्टर कैन एक्सटेंड देयर टेन्योर फॉर एन एडिशनल 6 ईयर्स। सेकंड ऑप्शन था ये। थर्ड ऑप्शन है द अपॉइंटमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स एन इलेक्शन थ्रू अ जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। और लास्ट ऑप्शन है द इनिशियल टेन्योर फॉर शेयर होल्डर डायरेक्टर इज 4 ईयर्स। ठीक है, तो शेयर होल्डर डायरेक्टर के बारे में ये कुछ जानकारियां दी थी, आपको बताना है इनमें से कौन सी जानकारी जो है गलत है। ठीक है साथियों, तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, शेयर होल्डर्स डायरेक्टर कैन एक्सटेंड देयर टेन्योर फॉर एन एडिशनल 6 ईयर्स, ये गलत है क्योंकि इसका सही आंसर है एडिशनल 4 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो जो इनिशियल अपॉइंटमेंट होगा शेयर होल्डर डायरेक्टर का वो 4 साल के लिए होगा, जो कि एक्सटेंडेबल है अप टू 4 मोर ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे 4 ईयर्स होगा। ठीक है, तो पहले क्या होगा, इनिशियल अपॉइंटमेंट 4 साल के लिए होगा जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर मोर 4 ईयर्स। ठीक है, अपॉइंटमेंट प्रोसेस कौन सा कब कैसे होगा, जब होगा कि जब रिक्वेस्ट इनिशिएट की जाएगी फ्रॉम नॉट लेस देन 1000 शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट प्रोसेस तब शुरुआत होगी या अपॉइंटमेंट इलेक्शन ऐसे किया जाएगा या ट्रिगर होगा इलेक्शन का जब कोई रिक्वेस्ट इनिशिएट की जाएगी कितने लोगों से, तो 1000 शेयर होल्डर्स हो या 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए 10,000 शेयर होल्डर हैं, अगर उसमें से 1000 ने ये बोल दिया कि अब इन नया इलेक्शन करना है तो होगा, या 1/10 हो 10,000 हुआ तो भी ये करा जा सकता है विच एवर इज लोअर। ठीक है, विच एवर इज लोअर ट्रिगर फॉर इलेक्शन। ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन ऑन होल्डिंग पोजीशंस ये क्या है, द अपॉइंटेड शेयर होल्डर डायरेक्टर कैन नॉट होल्ड सिमिलर पोजीशन इन मोर देन 2 कंपनीज साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो 2 ही कंपनीज में वो जो है शेयर होल्डर डायरेक्टर्स अपॉइंट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, मैक्सिमम 2 कंपनीज में शेयर होल्डर जो है डायरेक्टर के पद पे अपॉइंट किए जा सकते हैं। ठीक है साथियों, आशा करते हैं यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ऑन द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन 2023 who bestowed the national awards for empowerment of दिव्यांगजन upon individual and institutions in न्यू दिल्ली। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के दौरान किस पर्सनालिटी ने नेशनल अवार्ड जो है दिया है दिव्यांगजन्स को, इंडिविजुअल्स को और इंस्टीट्यूशंस को, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने, सेकंड ऑप्शन है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने, थर्ड ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने, और लास्ट ऑप्शन है आपके लिए मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो किसने नेशनल अवार्ड्स फॉर एम्पावरमेंट ऑफ दिव्यांगजन दिया है न्यू दिल्ली में, आपको ये बताना है। और इसका सही आंसर है साथियों प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू साहब ने जो है ये अवार्ड्स दिए हैं। ठीक है, कितने लोगों को, तो 21 इंडिविजुअल्स को और 9 इंस्टीट्यूशंस को, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये अवार्ड दिया है 21 इंडिविजुअल्स को और 9 इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है साथियों, डायरेक्ट सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, बस ये याद रखिएगा कि द्रौपदी मुर्मू जी ने जो प्रेसिडेंट साहिबा है हमारी, उन्होंने ये अवार्ड दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, अमंग द फॉलोइंग हु वाज नॉट फीचर्ड ऑन 17th एडिशन ऑफ फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलेंथ्रफी लिस्ट रिसेंटली रिलीज्ड। तो रिसेंटली रिलीज हुई 17th एडिशन फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलेंथ्रफी लिस्ट में कौन सी पर्सनालिटी नहीं है, किन पर्सनालिटी का नाम नहीं है, आपको ये बताना है। फोर्ब्स की एशिया हीरोज ऑफ फिलेंथ्रफी लिस्ट में, ठीक है, एशियाज हीरो ऑफ फिलेंथ्रफी लिस्ट में किन पर्सनालिटी को इंक्लूड नहीं किया गया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है नंदन नीलेकनी, सेकंड ऑप्शन है KP सिंह, थर्ड ऑप्शन है निखिल कामत और लास्ट ऑप्शन है रतन
टाटा। तो इन चारों में से किसको फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है, आपको ये बताना है। और साथियों इसका सही आंसर है रतन टाटा जी। ठीक है, रतन टाटा जी को इंक्लूड नहीं किया गया है। बाकी तीन जो है नंदन नीलेकनी, केपी सिंह साहब और निखिल कामत साहब, उनको इंक्लूड किया गया है 17th एडिशन ऑफ फोर्ब्स एशियस हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी लिस्ट में। ठीक है, तो याद रखिएगा, कैसे याद रखेंगे, NNK। ठीक है, NKN याद रख सकते हैं, NNK ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, NKN याद रखिएगा, NKN फिलैंथ्रोपी करते हैं। ठीक है, NKN फिलैंथ्रोपी करते हैं। फिलैंथ्रोपी मतलब जो दान बहुत देते हैं। ठीक है, फिलैंथ्रोपी करते हैं। ठीक है, फिलैंथ्रोपी जो करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा फिलैंथ्रोपी कौन करता है, तो NKN करते हैं। ठीक है, NKN, N से नंदन नीलेकनी साहब, K से केपी सिंह साहब और N से निखिल कामत साहब। ठीक है, ये तीन हैं जो कि इंडिया में जिनको इंक्लूड किया गया है 17th एडिशन ऑफ फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी लिस्ट में। ठीक है, तो फिलैंथ्रोपी कौन करता है, याद रखिएगा ये ट्रिक, फिलैंथ्रोपी कौन करता है, तो NKN करते हैं। ठीक है, NKN जो है फिलैंथ्रोपी करते हैं। ठीक है साथियों, N से नंदन नीलेकनी साहब, K से केपी सिंह साहब और N से निखिल कामत साहब। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्हाट इज़ द थीम फॉर इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे इन 2023। तो इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे जो कि हम लोग 5 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, उसकी थीम क्या है 2023 की, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है वॉलेंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सेकेंड ऑप्शन है द पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन इफ एवरीवन डिड, थर्ड ऑप्शन है बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज़ और लास्ट ऑप्शन है रिकग्नाइजिंग सेल्फलेस एफर्ट्स। ठीक है, तो इन चारों में से इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे 2023 की थीम क्या है, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है द पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन। ठीक है, इफ़ एवरीवन डिड। ठीक है, तो इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे हम लोग 5 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। पहली बार 1985 में सेलिब्रेट किया गया था और जो इस बार की थीम है वो है पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन इफ़ एवरीवन डिड। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, पावर वॉलेंटियर। ठीक है, पावर वॉलेंटियर याद रखिएगा। ठीक है, पावर वॉलेंटियर, पावर से याद रखेंगे, पावर से ये जुड़ा हुआ है पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन इफ़ एवरीवन डिड। ठीक है, या आप अगर ये भूल जाते हैं तो याद रखिएगा कलेक्टिव वॉलेंटियर। ठीक है, कलेक्टिव वॉलेंटियर याद रख सकते हैं या पावर वॉलेंटियर याद रख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही याद रखेंगे, दोनों में ही आपको थीम पता चल जाएगी। ठीक है, कलेक्टिव एंडेवर। ठीक है, कलेक्टिव वॉलेंटियर, सॉरी, कलेक्टिव वॉलेंटियर या पावर वॉलेंटियर। तो पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन, अगर आप कलेक्टिव हैं तब भी आपको सामने अगर कलेक्टिव एक्शन से कुछ चीज़ दिखेगी तो आप समझ जाएंगे यही थीम है। पावर वॉलेंटियर याद रखेंगे तो पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने जीएसटी से रिलेटेड। तो व्हाट नोटेबल अचीवमेंट हैज़ बीन हाईलाइटेड रिगार्डिंग इंडियाज़ जीएसटी कलेक्शन। तो इंडिया के जीएसटी कलेक्शन से रिलेटेड क्या सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हुई है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कंसिस्टेंट डिक्रीज इन जीएसटी कलेक्शन, सेकेंड ऑप्शन है एक्सीडेड 1.50 लाख करोड़ मार्क एवरी मंथ, थर्ड ऑप्शन है रिकॉर्ड लो जीएसटी कलेक्शन इन अप्रैल 2023 और लास्ट ऑप्शन है नो सिग्निफिकेंट चेंज इन जीएसटी फिगर्स। ठीक है, तो इन चारों में से क्या चीज़ है इस में जो कि जीएसटी कलेक्शन की एक नोटेबल अचीवमेंट है, आपको ये बताना है। तो ये सिंपल सा आंसर है, सेकेंड ऑप्शन है आपका एक्सीडेड 1.5 लाख करोड़ मार्क एवरी मंथ। तो ऑन एन एवरेज जो है जीएसटी कलेक्शन हुआ है 1.5 लाख करोड़ एवरी मंथ इन करेंट फिजिकल ईयर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 1.5 लाख करोड़ जो है हर मतलब औसतन हर महीने जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो 1.5 लाख करोड़ रुपए हुआ है। ठीक है, और अप्रैल में सबसे ज़्यादा हिस्टोरिक कलेक्शन अचीव हुआ था कितना, 1.87 लाख करोड़। ठीक है, 1.87 लाख करोड़। ठीक है, बाकी और कुछ जानकारियाँ लिखी, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो जानकारी थी वो यही थी कि औसतन इस साल जो है इस करेंट फाइनेंशियल ईयर में, करेंट फिजिकल ईयर में 1.5 लाख करोड़ हर मंथ आए हैं जीएसटी कलेक्शन से। ठीक है, और अप्रैल में सबसे ज़्यादा आए थे 1.87 लाख करोड़। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अडॉप्ट्स वन प्रोविंस वन पॉलिसी। ठीक है, तो किस कंट्री ने अडॉप्ट किया है वन प्रोविंस वन पॉलिसी? आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है चाइना, सेकंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है आपके लिए साउथ कोरिया और फोर्थ ऑप्शन है सिंगापुर। तो इन चारों में से किसने वन प्रोविंस वन पॉलिसी अप्रोच अपनाया है, आपको ये बताना है। और इसका सही आंसर है साथियों चाइना। ठीक है, चाइना ने जो है फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करते हुए वन प्रोविंस वन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, वन प्रोविंस वन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है। ध्यान दीजिएगा ये कौन किया है, तो ये चाइना ने किया है। ठीक है, वन प्रोविंस वन पॉलिसी। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो आपको बताना है व्हाट कैटेगरी डिड शीतल देवी विन एट द एशियन अवार्ड्स। तो शीतल देवी ने कौन सी कैटेगरी में अवार्ड जीता है एशियन अवार्ड्स में, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है बेस्ट आर्चर, सेकेंड ऑप्शन है बेस्ट फीमेल पैरा एथलीट, थर्ड ऑप्शन है बेस्ट यूथ एथलीट और फोर्थ ऑप्शन है बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मर। तो इन चारों में से शीतल देवी जी को कौन सा अवार्ड मिला है, आपको यह बताना है। इसका सही आंसर है बेस्ट यूथ एथलीट का। ठीक है, तो बेस्ट यूथ एथलीट का अवार्ड मिला है कहाँ पे, एशियन अवार्ड्स में। ठीक है, एशियन अवार्ड्स में बेस्ट यूथ एथलीट का अवार्ड मिला है। और शीतल देवी किस स्पोर्ट से संबंधित है, तो ये आर्चर संबंधित है। ठीक है, ये आर्चर जो है ये आर्चर है। ठीक है, आर्चरी से संबंधित है, आर्चर है। ठीक है, और इनको बेस्ट यूथ एथलीट का जो है अवार्ड मिला है एशियन अवार्ड्स में। ठीक है, याद रखिएगा शीतल देवी क्या है, आर्चर है। ठीक है, क्या कहते हैं, तीरंदाजी कहते हैं। ठीक है, जब आप शीतल रहेंगे तभी आप तीर लगा पाएंगे। ठीक है, शीतल रहेंगे तभी आप तीर लगा पाएंगे। शीतल मतलब जब आपका डिमीनर काम रहेगा, एकदम काम एंड कंपोज रहेंगे, तभी आप जो कि जाके तीर लगा पाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि शीतल देवी जो है वो तीर से संबंधित है, पैरा आर्चर है। ठीक है, पैरा एथलीट है ये, ध्यान दीजिएगा पैरा एथलीट है ये। ठीक है, ठीक है साथियों, इनको बेस्ट यूथ एथलीट का अवार्ड मिला है। ध्यान दीजिएगा, ये आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो बेस्ट यूथ एथलीट इनको अवार्ड मिला है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच इनिशिएटिव हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड रिगार्डिंग इंडियन नेवी विद द एम ऑफ एलिमिनेटिंग कॉलोनियल इन्फ्लुएंसेस। तो इंडियन नेवी में, भारतीय नौसेना में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस चीज़ को हटाने या किस चीज़ को बदलने की मांग की है, ताकि वो जो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस है वो हट जाए। ठीक है, तो कौन सी प्रैक्टिस है जो कि एलिमिनेट होगी, या क्या चीज़ ऐसी होगी जो कि कॉलोनियल इन्फ्लुएंस हटाएगी, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू नेवल टेक्नोलॉजीज, सेकंड ऑप्शन है रिवैम्पिंग द नेवल रैंक्स, थर्ड ऑप्शन है इस्टेब्लिशिंग अ नेवल बेस, फोर्थ ऑप्शन है एनहांसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी मेजर्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर है रिवैम्पिंग नेवल रैंक्स। ठीक है, जो है मोदी जी ने कहा है, मोदी साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कहा है जो भी इंडियन नेवी की रैंक्स होंगी वो अब इंडियन कल्चरल आइडेंटिटी पे बेस्ड होंगी। ठीक है, डिस्टिंक्ट इंडियन कल्चरल आइडेंटिटी पे बेस्ड होंगी और ये रिफ्लेक्ट करेंगी इंडियन कल्चरल आइडेंटिटी। ठीक है, इंडियन हेरिटेज ये क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये कैसे होगा, ये जो रैंक्स है इंडियन नेवी की उनको रिवैम्प किया जाएगा। ठीक है, इंडियन नेवी की रैंक्स को रिवैम्प किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा किसकी रैंक्स को रिवैम्प किया जाएगा, तो नेवी की रैंक्स को रिवैम्प करने की बात होगी। ठीक है साथियों, याद रखिएगा नेवी की रैंक्स को रिफॉर्म करने की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको प्रपोज किया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करेंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, फॉर विच इनिशिएटिव डिड बिहार गवर्नमेंट रिसीव प्रेज एट यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन दुबई। तो बिहार गवर्नमेंट को किस चीज़ के लिए जो है अप्रिसिएशन मिला है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 दुबई में, आपको ये बताना है कि बिहार सरकार की कौन सी स्कीम को अप्रिसिएशन मिला है COP 28 में। आपके ऑप्शन हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट, सेकेंड ऑप्शन है जल जीवन हरियाली अभियान, थर्ड ऑप्शन है अर्बन डेवलपमेंट स्कीम और फोर्थ ऑप्शन है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है जल जीवन हरियाली अभियान जो है बिहार सरकार का, उसको जो है अप्रिसिएशन मिला है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 दुबई में। ठीक है, जो भी एक्शंस लिए गए हैं, जो भी काम किया गया है बिहार गवर्नमेंट, बिहार सरकार का जन जीवन हरियाली की तरफ से, जहाँ पे क्या है पौधों को लगाया जा रहा है
एफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको काफ़ी सराहा गया है, काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है। कहाँ पे? COP28 दुबई में। ठीक है, तो याद रखिएगा बिहार की जल जीवन हरियाली अभियान को ये जो है अप्रिसिएशन मिला है। ठीक है, जल जीवन हरियाली अभियान को ये जो है अप्रिसिएशन मिला है। कहाँ पे? यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 में। ठीक है, तो जल जीवन हरियाली अभियान कहाँ का है? बिहार सरकार का है। ठीक है, बिहार सरकार का है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्हाट अवार्ड डिड इसरो एंड चंद्रयान 3 टीम रिसीव एट 19th इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड्स। तो 19th इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड्स में इसरो और चंद्रयान 3 की टीम को किस अवार्ड से नवाजा गया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है एक्सीलेंस इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, सेकेंड ऑप्शन है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ब्रांड इंडिया, थर्ड ऑप्शन है इनोवेटर्स ऑफ द ईयर और फोर्थ ऑप्शन है स्पेस पाइनियर अवार्ड। तो इन चारों में से किस अवार्ड को कौन सा अवार्ड दिया गया है इसरो और चंद्रयान 3 की टीम को इंडियन बिजनेस लीडर अवार्ड्स में, आपको ये बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ब्रांड इंडिया। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडियन बिजनेस लीडर अवार्ड किसने दिया है? तो इंडियन बिजनेस लीडर अवार्ड किसको दिया गया है? इसरो और चंद्रयान 3 की टीम को दिया गया है। किस चीज़ के लिए दिया गया है? फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ब्रांड इंडिया। ठीक है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ब्रांड इंडिया। ठीक है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ब्रांड इंडिया। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे इसरो एंड चंद्रयान 3 टीम वर रिसेंटली ऑनर्ड विद आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ब्रांड इंडिया अवार्ड एट 19th इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड्स हेल्ड इन मुंबई December 2। ठीक है, तो याद रखिएगा इसरो को अवार्ड मिला है इंडियन बिजनेस लीडर अवार्ड्स में। कौन सा अवार्ड मिला है? तो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ब्रांड इंडिया। ठीक है, तो ये जो इंडिया, देखिए यहाँ पे कैसे याद रखेंगे आप, यहाँ पे सब कुछ इंडिया है। इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड्स है, किसको मिला है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को। किस लिए मिला है? ब्रांड इंडिया को प्रमोट करने के लिए। तो तीनों चीज़ इंडिया है, आप आराम से याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड्स में किसको अवार्ड मिला है, तो याद रखेंगे इंडिया ही अवार्ड है। तो इंडिया से इंडियन स्पेस रिसर्च एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन, और अगर आपसे पूछा जाएगा किस चीज़ के लिए मिला है, तो ब्रांड इंडिया के लिए, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ब्रांड इंडिया के लिए। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों यहाँ पे कुछ करंट अफेयर्स है, हम लोग देख लेते हैं। तो फिट एक्सपो इंडिया जो है कोलकाता में हो रहा है। ठीक है, फिट एक्सपो इंडिया जो है एक वेलनेस ट्रेड एक्सपो है। ठीक है, वेलनेस ट्रेड और स्पोर्ट फिटनेस का एक्सपो है। ये कहाँ हो रहा है? तो ये कोलकाता में हो रहा है। ध्यान दीजिएगा कहाँ हो रहा है फिट एक्सपो, तो फिट एक्सपो कोलकाता में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने जो है रिस को चूज़ किया है एज वर्ड ऑफ ईयर। ठीक है, रिस्क को चूज़ किया है एज वर्ड ऑफ ईयर रिफ्लेक्टिंग लिंग्विस्टिक चॉइसेस ऑफ जनरेशन जी। ठीक है, तो जनरेशन जी की कोई एक वर्ड है रिस्क। ठीक है, जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने चूज़ किया है एज वर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे? याद रखेंगे ओरी। ठीक है, ओरी आप जान रहे होंगे आजकल काफ़ी प्रचलित हो गए हैं, इनकी अजीब अजीब फ़ोटोज़ आती रहती हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे। तो ओरी याद रखिएगा। ओरी से क्या है? ओ से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर आई से रिस। ठीक है, आर आई से रिस। ठीक है, आर आई से रिस। तो जो ओरी महाशय हैं ये बताए हैं कि 20-30 लाख रुपए ये लेते हैं एक फ़ोटो खिंचवाने का। ठीक है, फ़ोटो लेने का ये 20-30 लाख रुपए लेते हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। तो ओरी आजकल इंस्टाग्राम सेंसेशन बने हुए हैं। तो याद रखिएगा ओरी से, ओरी आपको दिखे अभी तो याद रखिएगा ओ से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर आई से रिस, जो कि चूजन ऑफ द वर्ड ऑफ द ईयर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। यहाँ पे हमारा जो है ये सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया है, जो भी चीज़ें बताई गई हैं, जो भी ट्रिक्स बताई गई हैं, जो भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो सब समझ में आई होगी। अब हम लोग कल फिर मिलेंगे अपने नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।